गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये एक रिकैप क्लास की तरह है। अभी तक हम लोगों ने जो भी चैप्टर्स को पढ़ा है उस चैप्टर से संबंधित ये रिकैप क्लास है। जिनका क्लासेस मिस हो गया होगा उनके लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल होगा। आज हम लोग ये इंट्रोडक्शन के तौर पे देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो भारत में आए थे उनका हमारे देश के भीतर क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी डेवलप करने के बाद अपने राज्य काज को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म किए और वो धीरे धीरे उनका जो सीरियस इफ़ेक्ट है वो हमारे देश के बहुत सारे एरियाज़ में पड़ा। उनको हम एक एक करके देखेंगे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत के भीतर एक समान एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसमें उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सबसे ज़्यादा लागू किया। छोटे छोटे जो देसी रियासतें थी, ज़मींदारों की जो अपनी छोटी बहुत रियासत थी, कुछ राजा हुआ करते थे, उन सबको इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ के तहत तोड़ के अपने में मिला लिया। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स और डॉक्ट्रिन्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ये दो महत्वपूर्ण उनके वीपन्स थे। ब्रिटिश were able to get control over most of the kingdom after the British rule in India and had an uniform administration. अंग्रेज़ों ने भारत के भीतर एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को प्रमोट किया। ढेर सारी पॉलिसीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया, जिसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, जिसके तहत उन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड किया। लैप्स ऑफ जो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, जो ये दो उन्होंने पॉलिसीज़ लगाई, इसके तहत उन्होंने ढेर सारे छोटी छोटी रियासतों को अपने बाउंड्री में ले लिया। आइए अब इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं कि आर्थिक रूप से हमारे भारत के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ा। इंडस्ट्री रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ, उसके लिए उनको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी और इस रॉ मटेरियल्स के लिए उन्होंने भारत में कमर्शियल एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया और मेनली यहाँ से रॉ मटेरियल को वो इंग्लैंड एक्सपोर्ट करते थे और ब्रिटिश गुड्स को बनाकर वो भारत में बेचा करते थे। इससे भारत के भीतर जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उनके जॉब चले गए और भारत की इकनॉमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो आर्थिक रूप से दोहन करना अंग्रेज़ों का एक मुख्य लक्ष्य था। अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उन्होंने यहाँ के एग्रीकल्चर को भी बर्बाद किया और कमर्शियल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की बात करते हैं तो ब्रिटिश ने भारत के भीतर अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लैंड टैक्सेशन सिस्टम्स को लगाया और वो इसकी प्रैक्टिस करते थे और उनको ये था कि हम भारत के भीतर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट करें और इससे मिलने वाले पैसे से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, वो अपना जो उनका ट्रेड था उसको वो कर पाए। बेसिकली वो लोग यहाँ से स्पाइसेस, कॉटन, जूट, इन सब चीज़ों के ट्रेडिंग में वो लगे हुए थे और फिनिश गुड्स को बनाकर अपने डिफरेंट कॉलोनीज जो थे उनमें बेचा करते थे। टैक्सेशन सिस्टम्स की बात करें तो ज़मींदारी सिस्टम्स को उन्होंने लगाया। यहाँ पे जैसे राजा जो पहले टैक्स लेते थे वो कितनी एग्रीकल्चर हुई है, प्रोडक्शन हुआ है, उसके ऊपर टैक्स लेते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कितनी ज़मीन है इसके ऊपर टैक्स लेना स्टार्ट किया। उन्हें प्रोडक्शंस के आउटपुट से कोई मतलब नहीं था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिस्टम्स लगाया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भीतर उसने पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। उन्होंने एक फ़िक्स्ड पॉलिसी तय की और ये फ़िक्स्ड पॉलिसी भारतीय किसानों को अंग्रेज़ों को देना पड़ता था और यदि वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो ये उनकी ज़मीन जो है वो अंग्रेज़ अपने जब्त कर लिया करते थे। दूसरी जो सिस्टम थी, रियोटवारी सिस्टम थी, इसको अलेक्जेंडर रेड ने लगाया और इस पॉलिसीज़ को थॉमस मुनरो ने कंटिन्यू किया। इस पॉलिसीज़ को सबसे पहले मद्रास, मुंबई, सिंध, बिहार और आसाम में लगाया गया। इसकी कंडीशंस ये थी, यदि फार्मर्स जो है वो टैक्स पे करने में सक्षम नहीं हो पाते थे, किसी वजह से पे नहीं कर पाते थे, तो गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी होती थी कि वो उनकी ज़मीन को कैप्चर कर ले। साथ ही साथ
जो ये डिस्प्यूट हुआ करता था गांव के भीतर, उसे विलेज पंचायत के भीतर ही सेटल करना होता था। यानी जो जमींदार थे उनका प्रभुत्व ज़्यादा बढ़ गया था और वही एक तरह से ज़मीन के लिए किसी भी तरह के डिसीजन मेकर्स का काम करते थे। इसके बाद की जो सिस्टम उन्होंने लगाई वो थी महलवारी सिस्टम। इस सिस्टम्स को RM बेयर्ड ने और जेम्स थॉमसन ने संयुक्त रूप से भारत के भीतर इम्प्लीमेंट किया था। इसके भीतर सबसे पहले गंगेज वैली, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस और पंजाब में इसे लागू किया गया। इंस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे महलदार्स को नियुक्त किया गया जो कि टैक्स को कलेक्ट करते थे। महलदार्स जो थे वो भी जैसे लैंडलॉर्ड्स काम करते थे वैसे ही काम करते थे। सुनने में ज़मींदारी, पीजेंट्री, महलवारी ये सब अलग अलग नाम दिखते हैं, लेकिन सबका काम एक ही था। ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे। गवर्नमेंट को जितना टैक्स उन्हें देना होता था वो पे करते थे और अतिरिक्त पैसा को रख लिया करते थे। भारत की जो कुटीर उद्योग थी, जो इंडस्ट्री थी, उस पर अंग्रेज़ों का क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत में आकर कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को लगाया। हमारे कुटीर और छोटे छोटे लघु उद्योग जो हुआ करते थे गाँव में, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, पेपर, कॉफ़ी प्लांटेशंस, ये सब इंग्लैंड में काफ़ी आगे बढ़ रहे थे और इन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने भारत के भीतर भी लगाना स्टार्ट किया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उन्होंने वैल्यू किया। पीपुल्स जो थे वो गांव से निकल के शहर की तरफ जाने लगे और इन मॉडर्न इंडस्ट्रियों में वो काम भी करते थे, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन यहाँ भी था। वेतन पगार उन्हें कम मिलती थी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए? अंग्रेज़ों ने भारत में इंग्लिश शिक्षा को, वेस्टर्न एजुकेशंस को प्रमोट किया, जिससे भारतीयों के भीतर एक ऐसा क्लास बन गया जो अंग्रेज़ों का भक्त था और वो अंग्रेजी हुकूमत की तरह अपने आप को देखने, सोचने और समझने लगा। क्लर्क ग्रेड के लोग पढ़ते चले गए जो कि अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशंस को भारत में रेकमेंड किया, जो कि लॉर्ड मैकाले के रिपोर्ट्स के मुताबिक था। बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बनाए गए, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और दूसरे देश के भागों में। लिटरेचर्स जो था वो मुख्यतः इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ और दूसरे भारतीय भाषाओं में बहुत सारे लिटरेचर्स को जनरेट किया गया, लिखा गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस की बात करें तो ब्रिटिश ने भारत के भीतर एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशंस को डेवलप किया। उन्होंने भारत में रेलवे को भी स्टार्ट किया ताकि देश के भीतर आवागमन हो सके। पहली ट्रेन 1853 में मुंबई और थाने के बीच चली। ट्रेन का जो मुख्य काम था उस वक्त वो था रॉ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, फिनिश गुड्स को कैरी करना और आर्मी को कैरी करना। इंडिया के भीतर जो लोग थे, इससे उन्हें एक कम्युनिकेशंस का साधन भी मिला और इसने भारत में नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करने में एक बेहतरीन भूमिका भी निभाई। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जर्नलिज्म पे क्या प्रभाव पड़ा? ढेर सारे न्यूज़पेपर उस समय भारत में पब्लिश होने लगे। प्रिंटिंग प्रेस ने इसमें अपनी भूमिका निभाई। मंथली न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर और डेली न्यूज़पेपर निकला करते थे। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले एक मैगजीन निकाली जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ये पहला न्यूज़पेपर बना जो कि किसी भारतीय ने स्टार्ट किया था। इसके अलावा दूसरे भाषाओं में भी न्यूज़पेपर्स निकलते थे। मैंगलोर समाचार was the first Kannada newspaper started by Mowgli missionary.